So hello everyone, I welcome you all to UIS. So we are going to discuss important हिंदू के एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज प्लस प्रीलिम्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हैं, मेंस का जो प्रश्न है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो दैट आल्सो यू हैव टू सी। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका आज का फ्रेम होता है दैट इज रिलेटेड विद द लॉजिस्टिक सिस्टम। जीएस पेपर 3 का एक अच्छा एडिटोरियल आया है। ऐसे एडिटोरियल कभी कभी आते हैं, कई बार हम लोग मिस कर देते हैं। तो दीज एडिटोरियल्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव यू प्रोस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर है, उस पर आपका रहता है। तो पहले तो आप लोग प्रीलिम्स का जो प्रश्न है दैट यू कैन सी, प्रीलिम्स का प्रश्न आप देख सकते हो। दिस इज रिलेटेड विथ नासा इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो मॉर्निंग के अंदर 7 बजे होती है, इसी चैनल के अंदर है, तो आप लोग को गो थ्रू होना है। क्वेश्चन रीड करो, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जो थोड़ा सा प्रश्न के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ऐसा वन लाइनर प्रश्न के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, बट हमें ऐसे प्रश्न के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो करंट अफेयर्स में न्यूज में रहता है। तो IXPE, it's a collaboration between NASA and European Space Agency with partner science collaborator in 12 countries. IXPE is the first satellite dedicated to measuring the polarization of X-ray from a variety of cosmic sources such as black holes, neutron stars. IXPE revealed the shape and orientation of the hot matters around a black hole. आपको करेक्ट बताना है 1 and 2, 1 and 3, 1 2 3 and 2 and 3। कमेंट सेक्शन में जरूर से इसका आंसर करो। सो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देखो एडिटोरियल के अंदर एक तो ये टॉपिक है लॉजिस्टिक सिस्टम के ऊपर है। अब इसमें देखो इन्होंने सोल्यूशन दिया कि श्रीलंका में भी क्या हो रहा है, और ये इसमें हम एक टॉपिक हमारे लिए निकल कर आता है 13th अमेंडमेंट एक्ट, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आईआर का टॉपिक आता है। और छोटे टॉपिक्स में अगर आप देखो तो एक तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है इब्सा और डिजिटल गवर्नेंस का एक टॉपिक है। सेमीकंडक्टर के ऊपर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और ये फ्रीडम प्राइज है, नॉर्वे फ्रीडम प्राइज क्या है, और नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो लॉजिस्टिक रेल्स वर्सेस रोड 13th अमेंडमेंट, तो ये टॉपिक दिस इज इकोनॉमी टॉपिक। 13th अमेंडमेंट एक्ट आईआर का टॉपिक, मेंस का क्वेश्चन देना आई विल गिव यू। फिर आपका न्यूज में देखोगे तो सेमीकंडक्टर, इब्सा एंड डिजिटल गवर्नेंस, नेपाल न्यू प्रेसिडेंट, नॉर्वे फ्रीडम अवार्ड, तो ये प्रीलिम्स का टॉपिक, ये प्रीलिम्स का टॉपिक। वैसे ऐसे प्रेसिडेंट का नाम यूपीएससी नहीं पूछते। डिजिटल गवर्नेंस एक अच्छा टॉपिक जीएस पेपर 2 के अंदर आपके लिए फ्रेम हो सकता है। सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट है सेमीकंडक्टर, तो ये साइंस टेक एंड इकोनॉमी का टॉपिक बन जाएगा। साइंस टेक एंड इकोनॉमी का एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे फ्रेम हो जाता है। सो और फिर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया वो है ये क्वेश्चन मेंस का, जो आपको आंसर करना है। इंप्रूविंग डिजिटल गवर्नेंस विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, इसको आपको डिस्कस करना। डिजिटल गवर्नेंस में सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, इसको आपको चर्चा करना। 10 नंबर में आंसर लिख के सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करना है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब आप आंसर पोस्ट करें तो प्रॉपर अपना नाम भी मेंशन करें। और क्योंकि जब फिर वो बेस्ट आंसर में आएगा तो एवरीवन कैन नो अबाउट कि किसका आंसर है, तो अपना आंसर भी पोस्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आंसर कहाँ पोस्ट करना वहीं से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज लॉजिस्टिक सिस्टम। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर हम इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यूनियन बजट 2023 ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, देखो ये जो स्कीम है, देखो एक टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये फोकस भी क्या कर रहा है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि देखो किसी भी इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट इन्हांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया, जिसको हम पीएम गति शक्ति स्कीम भी बोलते हैं और मास्टर प्लान भी बोलते हैं, जिसमें पैसा भी इंक्रीज किया गया 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ इंक्रीज किया गया। और इसमें लगभग 2.4 लाख करोड़ फॉर इंडियन रेलवे, इतना आपका आउटले भी सामने रखा गया। तो यहाँ पे एक अप्रोच रखा जा रहा है जो हाईलाइट किया जाए कि रेलवे को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। देखो आज के समय में रोड से चीज़ें बहुत मूव करती है, जैसे ट्रक के माध्यम से कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑल्दो कॉस्ट और रोड में ज़्यादा अधिक होती है, लेकिन कन्वीनियंस की वजह से ट्रक्स का सहारा जो है वो आपका लिया जाता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की जरूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, जो लॉजिस्टिक की बात करें, जैसे मान लो कभी किसी चीज़ को अगर हमें बनाना है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है। जैसे मान लो किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, स्टील एल्यूमिनियम से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, तो उसको डेवलप करना है अगर, तो वहाँ पे हमें वी नीड वी नीड सर्टेन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कहीं से आएगा, तो आपको क्या है, रॉ मटेरियल कहीं से आएगा और कहीं जाएगा।
रॉ मटेरियल जो है कहीं से आएगा कहीं लेकर, तो लेकर कैसे जाओगे? रेल के माध्यम से लेके जाओगे या तो रोड के माध्यम से लेकर जाओगे, यही कुछ तरीके बचते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप लेकर जाते हो उस सामान को, तो किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस सामान को पहुंचाने की स्पीड को डिसाइड करता है। जैसे मान लो आप किसी सामान को लेकर जा रहे हो या आपने किसी प्रोडक्ट को बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है आपको, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि अच्छा जो प्रोडक्ट ले जा रहा हो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, ख़राब तो नहीं हो रहा। ये भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। टाइम फैक्टर बहुत बड़ा है मार्केट के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट रीच नहीं करता है टाइमली, तो दूसरे का रीच कर जाएगा, आपको तो ह्यूज डिसएडवांटेज होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर लॉजिस्टिक सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंक्रीज करना पड़े। तो रेलवे का जो ये सामान ले जाने का जो शेयर है, दैट इज अराउंड 27% टू 45%। तो यहाँ पे इंक्रीज करना शेयर को 27% से 45% इंक्रीज करना। एंड यहाँ पे जैसे 1.5 बिलियन टन का जो सामान लिया जाता है, तो उसको 3.3 बिलियन टन इंक्रीज किया जाए। पीएम गति शक्ति की बात करें तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्कीम के माध्यम से, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस उनको एड्रेस किया जाए, और जो भी सामान है जिसे हम फ्राइट कह सकते हैं, तो वो रेल के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट करें, रेल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करें, इस पर फोकस किया गया। तो यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा प्रश्न जीएसपी पत्री में बन सकता है कि जो फ्राइट मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना 27 से 45%। अगर अभी आज आपका 1.2 बिलियन टन मूवमेंट हो रहा है, तो 3.3 बिलियन टन आपका होना चाहिए, इस पर फोकस किया गया। दूसरा ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट देखो, रोड ट्रांसपोर्ट से मतलब लगभग 65% मूवमेंट होता है। ये जितने भी चीज़ें मूव करती है ट्रक के माध्यम से, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 65% है, बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि रोड के माध्यम से सामान भी कम जाएगा, फिर रोड पर भी प्रेशर है, पॉल्यूशन है, एक्सीडेंट है, मतलब बहुत सारी कॉस्ट भी है। लेकिन देखो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये नहीं है कि लोग प्रिफर करते हैं रेलवे को, उसके कुछ कंस्ट्रेंट है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि चलो भाई जो है भेज देते हैं, ट्रक से ही भेज देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे उसका कॉस्ट भी है, बहुत सारे कॉस्ट है, चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सामान को इस तरीके से आपका भेजा जाता है। तो यहाँ पे रोड सेक्टर की बात करें, उस पर हाइएस्ट कॉस्ट है, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे कॉस्ट का, तो वो रोड में काफ़ी अधिक है। लेकिन जो कन्वीनियंस है, बिकॉज ऑफ जो कन्वीनियंस चीज एस्पेक्ट आपका है, इस वजह से जो लोग हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। रेलवे सिस्टम पर काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अधिक प्रमोट भी किया जाता है। आप खुद इमेजिन करो, एक रेलवे जो मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं, उनमें 100 डिब्बे हैं और बिना ट्रैफिक और इसका कुछ नहीं है, एक इंजन उसको लेकर जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक इंजन है तो पॉल्यूशन के भी कम चांसेस है। तो कितना सामान वो एक बार में पहुंचा सकता है। वही आप ट्रक की बात करो, बट ट्रक में फायदा क्या है कि कनेक्टिविटी, दुकान तक सामान को लेकर जाना। रेलवे में क्या है कि रेलवे में पहले आपको बुक कराना, फिर सामान रखवाना, फिर सामान नीचे उतारना, फिर वहां से लेकर जाना, इसमें बहुत सारे चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें जो टारगेट अचीव करना है, हम ये चाह रहे हैं, वी वांट कि लगभग जो कंट्रीब्यूशन 45% तक रीच करे पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत, तो जो भी प्रोजेक्ट आपके हैं उसको मॉनिटर करते रहना कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के तहत रहना, क्योंकि एक बार जो भी सामान भेजता है उसका ट्रस्ट अगर रीच होगा तभी लोग प्रेफर करेंगे, तभी कंट्रीब्यूशन भी जो रेल का है दैट विल इंक्रीज। सो नेशनल ट्रांसपोर्टर्स फेस सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इश्यूज जो है वो फेस करते हैं अगर रेलवे की बात करें। इसी वजह से लोग कनेक्ट, अभी आपको किसी एक गांव के एरिया में या जैसे मान लो फैक्ट्री है उस एरिया तक लेकर जाना है, तो आपका आप रोड के माध्यम से कहीं भी पहुंचा सकते हो, लेकिन रेलवे के माध्यम से वहीं जा सकते हैं जहाँ रेलवे लाइन है। और उसके बाद फिर बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि उसको उसको फिर दोबारा से आपको ट्रक के माध्यम से दोबारा से उस जगह तक पहुंचाना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हैंडलिंग कैसे करते हो, लोड कैसे करते हो, अनलोड कैसे करते हो, जो आपके डिब्बे हैं उनकी प्लेसमेंट किस तरीके से है। तो सामान ले जाने से पहले, सामान डालने से पहले, फिर सामान उतारने से, ये सब का जो प्रोसेस है इसमें बहुत तरीके के चैलेंजेस हैं। तो एक टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जैसे मान लो अब मालगाड़ी है कहीं रुकती है, अब वो मेन स्टेशन पे रुक जाती है, अब उसका भी एक ऐसा रुकने का जगह हो। जैसे मान लो शिप कहीं रुकती है, कार्गो शिप एक जगह रुकेगी, तो वहाँ पूरा कार्गो का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही रेल के लिए भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि अच्छा ये सामान लेके आ रही है तो इसके लिए स्पेशल स्टेशन टाइप बने हो कि वहाँ पे सिर्फ सामान वाला ही काम हो। अब जैसे मान लो आपके पब्लिक है, लोग हैं वो ट्रेन पकड़ने आए हुए हैं और वहीं पे
पूरा कार्गो भी उतर रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो एक स्टेशन से इस टाइप से कुछ क्रिएट किया जा सकता है, टर्मिनल खासतौर से क्रिएट आपके किए जाते हैं, कस्टमर्स के कुछ चैलेंजेस हैं उसको मीट करना, और भी जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मीट करना। ऑल दो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर डेवलप किया गया है, मल्टी मॉडल डिफरेंट मोड में जो लॉजिस्टिक पार्ट्स को डेवलप करना, मल्टी मॉडल का मतलब डिफरेंट रोड रेल डिफरेंट मोड का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे वी कैन से कि चीज़ें इंप्रूव करने का प्रयास है, लेकिन फिर भी जो टाइमिंग है ट्रेन की, अभी आपने बोला कि कल पहुंचेगी ट्रेन, अब वो पहुंच रही है 2 दिन बाद या बहुत लेट पहुंच रही है, तो कोई अपना सामान अगर भेजेगा तो उसको इसी चीज़ की चिंता रहेगी कि यार मेरा सामान पहुंचेगा कब, मेरा काम शुरू कब होगा, सही पहुंचेगा कि नहीं, कहाँ से मैं लूँगा। ये सब चीज़ें इंप्रूव करने का ज़रूरत बन जाती है। फिर यहाँ पे हमें पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें हम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जैसे टर्मिनल आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का एक रोल हो सकता है, उसके मैनेजमेंट में एक प्राइवेट सेक्टर का रोल हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें दी आप की जा सकती हैं, जब हम लॉजिस्टिक लेवल भी बात किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिस्टिक सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की तरफ जाना है जिसमें रेलवे का भी रोल इंक्रीज हो, तो वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइवेट सेक्टर का काम है कि रेलवे के माध्यम से सामान आप तक पहुँच जाएगा, जो कॉस्ट है वो रोड से कम कॉस्ट में ये चीज़ हो जाए तो लोग प्रिफर करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपके लिए कराया था एक्सपेक्टेड टॉपिक, तो कल सेकंड लेक्चर इसका अपलोड किया था। अभी खास तौर से हम ब्रिंगिंग हिंदू के जो टॉपिक्स है ना 2 साल के 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके टॉपिक्स का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आ चुका है जिसमें काफ़ी सारी जैसे आदित्य L1 टेस्ट मिशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ये सब कवर किया। तो इसको थोड़ा सा 23 की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो टाइम निकाल के उसको देखते रहना। 8 साढ़े 8 बजे कुछ ना कुछ रिवीजन आपका होता रहेगा। आज करंट अफेयर्स का एक मॉक आई विल ब्रिंग फॉर यू, आप लोग उस मॉक को अटेम्प्ट करना। ठीक है, जो मॉक है देखना कि आप लोग का क्या लेवल है, आप लोग सही से उस तरीके से जो रिक्वायर्ड है उसकी तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो उसमें आप लोग मॉक का अटेम्प्ट करना जी। 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर 2 का आईआर का टॉपिक है इल्यूसिव पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन श्रीलंका। अब इसमें इन्होंने चर्चा की है काफ़ी सारी। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का बन जाता है, दिस इज लिंक्ड विद एन, दिस इज बेसिकली एन आईआर टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक बनता है। अब देखो इसमें क्या चीज़ हमें समझना है कि श्रीलंका के अंदर काफ़ी अधिक इशू है किसके बीच में, एक तो सिन्हालीज हैं जो वहाँ पे मेजोरिटी, और तमिल्स हैं। तमिल्स को ब्रिटिशर्स वहाँ पे ले गए थे, धीरे धीरे फिर देखो आप ये मानो कि ब्रिटिशर्स तो बहुत समय पहले ले गए थे, वहाँ पे उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है रह रही है। उसके अलावा पॉलिटिकल सोशल स्पेस में उनकी एक जगह है। अब वहाँ पे देखो कोई भी चाहे किसके कितने भी नंबर हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की बात करें या बात करते हैं, तो वो कोई भी लोग अपने देश के अंदर रह रहे हैं तो उनका उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं उन्हें फेस करना जो बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़। अब देखो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उसमें सिन्हालीज जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हीं की भाषा, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल लेवल पे, उन्हीं का प्रेजेंस वही रखा गया। तमिल्स जो है ना उनकी भाषा ना उनके कल्चर को उतना जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो नहीं मिला। इस वजह से एक सिविल वॉर की स्थिति भी बनी, और फिर धीरे धीरे इसको इस पर काफ़ी अधिक टेंशन जो समाज के अंदर बना रहा। इवन 1987 के अराउंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंकन प्रेसिडेंट के बीच में एग्रीमेंट्स साइन हुए, और उसी के तहत आपका 13th अमेंडमेंट एक्ट है। 13th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि किस तरीके से जो तमिल्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए। जैसे हमारे देश के अंदर आप देखोगे ना तो कई जगह पे कुछ स्टेट्स को, कुछ जगहों को स्पेशल स्टेटस, ये हमारे देश की एक आप कह सकते हो ब्यूटी है, या आप खूबसूरती मान सकते हो हमारी डेमोक्रेसी की, कि जैसे मान लो कई हमारे कल्चरल हैं जिन्हें ऑटोनॉमी, कल्चरल कंटेक्स्ट जिन्हें ऑटोनॉमी की जरूरत है, तो हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। आपके डिफरेंट शेड्यूल्स, 5 6 शेड्यूल्स हैं उसमें मिला है। आर्टिकल 371 की बात करें उसमें कई सारे क्लॉजेज हैं, उसमें कई स्टेट्स को दिया गया। तो ये जो एसिमेट्रिकल एस्पेक्ट है, एसिमेट्रिकल मतलब, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा सेंटर स्टेट के बीच रिश्ता नहीं, एसिमेट्रिकल जो रिलेशन है डिपेंडिंग अपॉन द कल्चरल कंटेक्स्ट, ये इंडिया की ब्यूटी के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। श्रीलंका के अंदर भी इस चीज़ की डिमांड हुई कि ठीक है तमिल्स के लिए उन्हें सर्टेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी मिल जाए, और इसके लिए 13th अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई थी। 1987-88 के अंदर एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। सिविल वॉर भी थोड़ा थमा इसी वजह से, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज तक जो है वो इम्प्लीमेंट आपका नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखो इंडिया इंडो लंका अकॉर्ड 1987 में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे और प्रेसिडेंट JR जयवर्धने थे, उन्होंने जो कन्फ्लिक्ट उसको दूर करने का प्रयास किया, और फिर ये
जो उस समय एलटीटी है उसके साथ एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, और ये कहा गया कि आपको आपको जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है, उसका स्पेस दिया जाएगा। 13th अमेंडमेंट एक्ट की बात की वजह से प्रोविंशियल काउंसिल्स और इनका गठन किया जाएगा, खुद से आप खुद गवर्न कर सकते हो, पॉलिटिकल लेवल पे आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा। कई ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड, पुलिस, ये क्या है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब प्रयास आपके किए गए, ये सब प्रयास आपके मतलब 13th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये सब प्रयास करने चाहिए थे। लेकिन अब देखो इसमें दो व्यूज आ गए, एक तो था 13th प्लस अप्रोच, कहा गया 13th प्लस अप्रोच, और दूसरा था 13th माइनस अप्रोच। दोनों में अंतर क्या है? 13th प्लस अप्रोच क्या कहता है कि जो 13th प्लस अप्रोच बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट, तो 13th प्लस कहता है कि जो चीज 13th अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन्ड है वो बहुत कम है और ज्यादा की जरूरत है। 13th माइनस अप्रोच क्या कहती है कि आपने बहुत सारी चीजें दे दी हैं तमिल्स को, तो कम देना चाहिए, पुलिस और ये सब फाइनेंस वाला पावर नहीं देना चाहिए। ये 13th माइनस अप्रोच है। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा, इसलिए चीजें सही से इंप्लीमेंट हुई नहीं, और अभी भी चीजें जो है डिले होती जा रही हैं। अभी जो प्रेजेंट वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करेंगे। इस चीज को आपका हाईलाइट किया गया। अभी कंटेशियस भी रखा गया। सिविल वॉर की बात करें तो कंट्री सिविल वॉर का इम्पैक्ट काफी अधिक आपका रहा है। जो डिवीजन है और सिन्हालिस तमिल के बीच में भी एक बड़ा फैक्टर आपका रहा है। तो ये इस वजह से अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। अभी भी जो सिचुएशन उसमें प्रोमिस किए जा रहे हैं कि ठीक है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वो भी अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एमओयू साइन किया गया सेमी कंडक्टर्स, इंडिया प्ले बिगर रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, यूएस ने ये कहा है। ठीक है, तो ये आपका जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको इकोनॉमी और साइंस टेक के अंदर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी एंड साइंस टेक के अंदर वी कैन लिंक दिस। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इधर देखोगे ना, दीज आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स, इसको हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। अब आज के समय देखो ये कहा जाता है कि जो फोर्टीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो डिजिटल रिवोल्यूशन है। ठीक है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो क्या है? डिजिटल रिवोल्यूशन है। आज के समय में या फ्यूचर के अंदर कोई भी देश आगे जाएगा, वो देश आगे जाएगा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को बना पाता है, उसमें उसका डोमिनेंस है। चाइना मान लो 5G में डोमिनेंस रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब अलग अलग एरियाज है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी एरिया की बात करें तो जो देश टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट पे डोमिनेंस रखेगा, जो देश टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट पे डोमिनेंस रखेगा, वही देश जो है आप कह सकते हैं कि वही जो देश है वो एक तरीके से इकोनॉमिक स्पेस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में उसका एक डोमिनेंस बना रहेगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट में जिसका कंट्रोल रहेगा। अब टेक्नोलॉजी के लिए बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स होती हैं, इस पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होता है। इसके बिना, यही सेमीकंडक्टर्स के बिना तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। बहुत ना आप कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़े बड़े जो स्पेस क्राफ्ट, ये मतलब किसी भी चीज, गाड़ियाँ, किसी भी चीज़ को लो, उसमें सब में ये इस्तेमाल होता है। अब इसमें देखो इस पर निर्भरता चाइना पर देशों की बहुत है, साउथ कोरिया, चाइना देश कोशिश कर रहे हैं कि यार चाइना पे निर्भरता रिड्यूस किया जाए। इंडिया भी इस एरिया में काम कर रहा है, यूएस इंडिया भी इस एरिया में कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एमओयू इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ है, और प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी उसमें फोकस भी किया कि हम सेमी कंडक्टर्स को डेवलप करेंगे। इससे रिलेटेड स्कीम है, एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो इन दिसंबर 2021 इंडिया अनाउंस इज रफली $10 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम। ठीक है, तो इंडिया ने अनाउंस किया है $10 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये लॉन्च किया था सेमीकंडक्टर। अब इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अगर आप देखो, जो फोकस आपका किया गया है, दैट द फोकस हैज बीन कि किस तरीके से जो भी प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन आपको सर्टेन इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएंगे। तो इससे क्या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जा सके, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो नए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, आईपी राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे मतलब कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसमें कॉपी राइट्स, पेटेंट और ये सब है, तो इससे प्रति अवेयरनेस जनरेट करना। तो यहाँ पे डिमांड सेमीकंडक्टर की इंडिया में इंक्रीज बहुत ज़्यादा होने वाली है, लगभग $70 से 80 बिलियन बाय 2026, जो कि बहुत ह्यूज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इन सब का डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। फिर क्या है कि लगभग इंडिया 30% प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोवाइड करता था प्रीवियसली, लाइक है ना, टू 45 NM से 65 NM चिप प्रोडक्शन में। अब 40% 28 NM और एंड 245 NM मतलब नैनोमीटर चिप के लिए, एंड 50% और हाफ फॉर द फंडिंग ऑफ द चिप 28 NM। तो यहाँ पे देखो डिपेंडिंग अपॉन चिप साइज
अलग अलग इंसेंटिव्स जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट में वो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो अब इससे क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, तो इसको एक करके एक सिंपल कर दिया, 50% सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी की गई है, तो जिससे चिप्स प्रोडक्शन पे लोग आगे बढ़े। अब चैलेंजेस क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, दूसरा ये भी देखना है कि इनिशियली आपने मान लो इन्वेस्ट कर दिया डिज़ाइन, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि सिर्फ आप ऐसा कर दो कि प्रोडक्शन में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हमें डिज़ाइन रिसर्च वर्क, क्योंकि ये जो चिप्स हैं ये तुरंत आपके आप कह सकते हो कि किसी काम की नहीं रहेंगी अगर कोई इनसे एडवांस किसी ने बना दिया। तो आपको कंटिन्यूस बेसिस में रिसर्च डेवलपमेंट पे तो ध्यान देना पड़ेगा, तो उस पर भी फोकस करना है, स्किल इन्हेंसमेंट करना है, लोग आए आपके यहाँ काम करें, क्योंकि लोगों की जरूरत होगी। एजुकेशनल लेवल पे करिकुलम उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल जो सपोर्ट है, जैसे एमओयू हमने यूएस के साथ साइन किया, तो उस पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। दूसरा ये भी है कि जो चिप्स मेकिंग है उसमें बहुत पानी की जरूरत होती है, लगभग गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत होती है। तो इसमें फिर वाटर कॉस्ट भी आपका बढ़ जाता है। अब सूखे की स्थिति में इतना पानी की जरूरत होगी तो वो कैसे अवेलेबल कराएंगे, ये भी एक चैलेंज आपका बनता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 2 का आईआर का टॉपिक है और इब्सा। ठीक है, इब्सा में यहाँ पे देखो क्या है, ये टॉपिक हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो डिजिटल गवर्नेंस आईआर दोनों को लिंक कर सकते हैं। इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसको इब्सा बोलते हैं। अब देखो आपको समझना है, एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है ब्रिक्स, एक ग्रुपिंग जिसका नाम ब्रिक्स है, दूसरी ग्रुपिंग जिसका नाम इब्सा है। तो इसमें रशिया और चाइना को माइनस कर दो तो इब्सा बन जाता है। तो अब ये समझो कि जब ब्रिक्स में चीजें बैठेंगी नहीं, क्योंकि इंडिया अपना अलग अप्रोच रखा है, चाइना अपना लग रहा है, तो इस टाइप से क्या दोनों की बैठेगी नहीं। तो ऐसे में क्या है कि ये जो एक से सोच वाले देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वो साथ में आ सकते हैं। अब इस पे मतलब इसलिए ये इब्सा का प्रोमिनेंस भी बढ़ सकता है इसमें, इसी वजह से। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिटल गवर्नेंस है, दैट डिजिटल गवर्नेंस भी आप कह सकते हो कि इन्हेंस होना पड़ेगा, आगे चल के इन्हेंस होगी। क्योंकि देखो आज के समय में हर चीज़ डेटा से लिंक्ड है। सभी लोग चाहे हेल्थ, एजुकेशन, किसी भी चीज़ की बात करो तो वो डिजिटल सिस्टम का, इकोसिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो आपसे बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से उसको गवर्न कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन लॉ के माध्यम से, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसे हम डिजिटल गवर्नेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से एक तो गवर्न करना और उसके माध्यम से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो डिजिटल गवर्नेंस में रिफॉर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो फोरम है इब्सा का, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे ये फोरम आपका तो इन्होंने काफ़ी फोकस किया कि हम किस तरीके से डिजिटल गवर्नेंस को रिफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी काफ़ी टेंशन जियोपॉलिटिक्स लेवल पे चल रही, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही, ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से इनको रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखो और किसी इशू को अगर आप पिक करोगे तो उसका अलग ही एक चैलेंज आपका बन जाता है, एक अलग तरीके से चैलेंज बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि इंडिया के पास G20 की G20 की वी कैन से इंडिया के पास G20 की अभी प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियलशिप है, ये चेयरपर्सन है इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज को इंडिया रेस कर सकता है। ये डेटा गवर्नेंस कैसे आप करोगे, डेटा लॉ कैसे लेकर आ सकते हो, आपका जो डेटा सिस्टम है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। नेशनल डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिटीजन्स के कंसर्न एसेंट या सिटीजन्स को कैसे आप लेकर साथ आ सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे लेकर आ सकते हो, पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा में डेटा को गवर्न करने के लिए कैसे आप लेकर आ सकते हो। तो ये चीज़ों पे फोकस किया गया। तो ये क्या है, इब्सा फोरम में डिजिटल गवर्नेंस पे फोकस किया गया। G20 में भी इंडिया इस एजेंडा को पुट करेगा और इब्सा के माध्यम से इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिकॉज ये कहा गया है कि जो डेटा है वो एक नए तरीके का सोना या गोल्ड है। और ये चीज़ क्या है कि अगर आपका डिजिटल गवर्नेंस बहुत तरीके से होगा, तो डेटा जो जनरेट होगा तो वो देश अपना डेटा सोवेनिटी और डिजिटल सोवेनिटी, मतलब देश अगर अपने देश के जो डेटा जनरेट है उसको कंट्रोल कर पा रहा है कि कोई उसके बिना पूछे, बिना उसके डेटा इधर उधर इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि डेटा एक बहुत बड़ा आपका गोल्ड के रूप में आप मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशन लॉज लेकर आने पड़ेंगे, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी इकोनॉमिक को आगे बढ़ा सकते हो। डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो आज के समय में ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे डेटा का फ्लो हो या डेटा सोवेनिटी हो, वो आप कंट्रोल कर सको, यू आर एबल टू कंट्रोल दैट, इस पर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, सो जिस तरीके से डिजिटल जियो पॉलिटिक्स आपका मतलब इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे अभी तो फिलहाल जो ये पॉइंट याद रखना, डिजिटल जियो पॉलिटिक्स, मतलब आप देखो डिजिटल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सैटेलाइट केबल्स,
समुद्र के नीचे से बहुत सारी केबल्स आपकी गई हैं, है ना? तो यहाँ पे आप समझो कि सभी को पता है कि विश्व में डिजिटल इकोनॉमी का रोल बहुत बढ़ने वाला है। डिजिटल इकोनॉमी का एक रोल बढ़ेगा, इंडिया और कई सारे डेवलपिंग देशों से बहुत बड़ा मार्केट है। तो कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इस डिजिटल इकोनॉमी को एनहांसमेंट के लिए, डिजिटल इकोसिस्टम के एनहांसमेंट के लिए जरूरी है, चाहे आपने केबल्स लगा रखी हैं जिसके माध्यम से इंटरनेट और ये सब मिलता है, सैटेलाइट्स का सिस्टम है, सेमीकंडक्टर है, ये डेटा का फ्लो है। तो ये सब चीज़ें क्या है, दे बेसिकली आर पार्ट ऑफ डिजिटल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये डिजिटल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा, ये आप ध्यान रखो। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि फिर हम बातचीत करें फोरम में, ये रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए कि अच्छा इन एरियाज में कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, पूरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सबके लिए बेनिफिट है उसको कैसे इंश्योर करना है। नेक्स्ट देखते हैं जीएस पेपर का, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है। नेपाल के नए ये प्रेसिडेंट बने हैं, आप नाम देख लो, रामचंद्र पौडल नेपाली प्रेसिडेंट जो है वो ये आपके बने हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये पर्सन है, ये प्रेसिडेंट आपके बने हैं। तो रामचंद्र पौडल जो है ये बने हैं। आप देखो वहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे अभी उनकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि इनको जो है प्रेसिडेंट बनाना, ये चीज़ उन्होंने अपना डिसाइड किया। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर का प्रश्न आता है, ये आपका नॉर्वे फ्रीडम प्राइज, नॉर्वे फ्रीडम प्राइज दिया गया है। एंड दिस नॉर्वे फ्रीडम प्राइज आपके यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड, इसको, क्योंकि इसका काम क्या है कि जैसे काम यह है कि खास तौर से जो यूक्रेन के अंदर हो रहा है तो उनको सामने लेकर आना, तो उनको ये प्राइज़ आपका दिया गया है कि ये जो प्राइज़ है कि किस तरीके से ऐसी स्थिति में आप ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इसमें देखो, ये जो प्राइज़ है, एड्री सैकरो फ्रीडम अवार्ड, ऑफिशियली सैकरो फ्रीडम अवार्ड भी कहा जाता है। तो सोवियत साइंटिस्ट एड्री सैकरो है, उनके नाम पे रखा गया है, 1980 में रखा गया था। और मेनली इसमें यही है कि खास तौर से यही है कि ऐसी स्थिति में ऐसी जो स्थिति आपकी रहती है उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो यहाँ पे ऑल दो जो पर्सन है एंड्री सैकरो, उनका कंसेंट लिया गया था कि उनके नाम पे ये बनाया आपका गया है। तो खास तौर से जैसे कोई प्रोसिक्यूटेड कंट्री है, कहीं वॉर हुई है, उस स्थिति में जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वहाँ पे ये प्राइज़ आपका दिया जाता है, तो ये जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये तो कल का प्रश्न है। अभी मैंने मतलब कम्युनिटी पोस्ट में आपको कल का जो बेस्ट आंसर है दैट आई विल शेयर विथ यू, आप लोग देख लेना। प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। अनलॉक 20% ऑफ आपका चल रहा है, एसपी लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हो। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और कोड डाल दो SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो इसको मिस नहीं करना। 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, और भी कई कोर्सेस आ रहे हैं, तो अभी आप ज्वाइन करते हैं तो देखो क्या है, कोड यूज़ करके SPLIVE। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने, साइंस एंड टेक्स, सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है। तो इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। और अभी 20% का ऑफ भी है, अगर आप देखोगे तो आरंभ बैच 2024 वाला है, तो उसमें आपको 20% का ऑफ भी है, तो बहुत अच्छा मौका है। अब इसमें ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हो आप अनअकैडमी, तो उसमें ऑनलाइन भी साथ में इंक्लूडेड है। तो जैसे कोड यूज़ करो SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दिल्ली में सेंटर है तो ऑफलाइन में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, उसमें ऑनलाइन भी साथ में ही मिलेगा आपको। अभी देखो, ये सारे बैच कोर्सेज स्टार्ट होना है 16 मार्च से। ठीक है, 16 मार्च से आरंभ बैच शुरू हो रहा है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप अनअकैडमी में जाओ, SPLIV कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चन रीड किया था, पॉज करके क्वेश्चन रीड करके आंसर दो। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के अंदर हम ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो 7 बजे सुबह आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। ठीक है, तो उसमें डेली बेसिस में 8 टॉपिक्स कवर होते हैं, 8 टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके कवर होते हैं, तो उसको आप लोग को मिस नहीं करना है। टारगेट में इस 2023 की बात करें तो इंप्रूविंग डिजिटल गवर्नेंस विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपना आंसर पोस्ट करना है। कल का बेस्ट आंसर मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए डाल दूंगा। डिजिटल गवर्नेंस में सुधार में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, चर्चा करें। 10 नंबर में लिखना, सोच के लिखना है। और UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कई शॉर्ट्स वीडियो भी अब आने लग गए हैं। साथ में जो 8:30 बजे के बीच में आज करंट अफेयर का एक मॉक टेस्ट आएगा, और भी कई जो रिवीजन टॉपिक्स है वो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो वो सब चीज़ों को आप लोग बेनिफिट, आपको रिवीजन करते रहना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।